नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज फिर से आप सभी के समक्ष T20 सीरीज़ का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो पे हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में व्याकरण के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, राजभाषा छत्तीसगढ़ी का विकास क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, 2 से 3 बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो राजभाषा छत्तीसगढ़ी का विकास क्रम है, मतलब इसमें आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा है उसका विकास कैसे हुआ है, उसके कौन कौन से चरण थे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं जी राजभाषा होता क्या है। ठीक है, राजभाषा होता क्या है इसको समझ लेते हैं, फिर ऑटोमेटिकली हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, राजभाषा होता क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। ठीक है, राजकाज की भाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी, राजकाज की भाषा। कहने का तात्पर्य है जिस भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कार्यों में किया जाता है या जिस भाषा का प्रयोग राज के कार्यों में किया जाता है, राजभाषा कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हमारी एक राजकीय भाषा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था 28 नवंबर सन 2007 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राजभाषा छत्तीसगढ़ी का विकास क्रम है, मतलब कौन कौन से उसके चरण थे, किस भाषाओं के बाद जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा का विकास हो उसी को हम लोग को बताना है। चलो, ऑप्शन दिया गया ए संस्कृत, संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी, ये ऑप्शन दिया गया है। बी में क्या दिया गया है, संस्कृत, संस्कृत से लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद अर्धमागधी, देन पूर्वी हिंदी, देन छत्तीसगढ़ी लास्ट में। ठीक है, सी ऑप्शन क्या दिया गया, संस्कृत, संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद पाली, पाली के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी के बाद छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और अंत में इनमें से कोई नहीं। देखो, इसको समझने से पहले कुछ और भाषा से संबंधित कुछ फैक्ट है उसको हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो देखिए, हमारी जगत जननी भाषा या मूल भाषा, ठीक है, हमारी मूल भाषा, ध्यान रखिएगा, मूल भाषा या जगत जननी भाषा, ध्यान रखना जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हमारी मूल भाषा जगत जननी भाषा कौन सा है, तो संस्कृत है। कौन सा भाषा है, संस्कृत है। जितने भी जो भाषाओं का विकास हुआ इसी संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा क्या हुआ, हमारा मूल भाषा या जगत जननी भाषा है। ठीक है, तो प्रारंभ में संस्कृत के 2 रूप प्रचलन में थे, ध्यान रखिएगा जी, प्रारंभ में संस्कृत के 2 रूप प्रचलन में थे। एक था वैदिक संस्कृत, पहला था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा लौकिक संस्कृत था। प्रारंभ में संस्कृत के 2 रूप प्रचलन में थे, कौन कौन सा, पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृत क्या था, वैदिक संस्कृत कठिन था, है ना, और लौकिक संस्कृत क्या था, सरल था। ठीक है, लौकिक संस्कृत कहने का तात्पर्य है जो उस समय लोग हैं सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत अपेक्षाकृत कठिन था, किससे, लौकिक संस्कृत से। अब आप लोग को पता होगा कि जो चीज सरल होता है उसमें परिवर्तन होता है, तो कुछ समय पश्चात संस्कृत के इस लौकिक रूप से, ठीक है, इस लौकिक रूप से किसका विकास हुआ, पाली भाषा का विकास हुआ। किस भाषा का विकास हुआ, पाली भाषा का विकास हुआ। और ध्यान दीजिएगा, इस पाली भाषा को बौद्ध धर्म ने संरक्षण दिया। कहने का तात्पर्य बौद्ध धर्म के जो अधिकांश धर्म महाग्रंथ है ना, वो सब पाली भाषा में लिखे गए। आप लोग पढ़े होंगे इंडियन हिस्ट्री में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, तो संस्कृत के लौकिक रूप से पाली भाषा का विकास हुआ। फिर पाली भाषा के बाद कुछ समय पश्चात प्राकृत भाषा का विकास हुआ। किस भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा का। ठीक है, और इस प्राकृत भाषा को जैन धर्म ने संरक्षण दिया था, अर्थात जैन धर्म के अधिकांश जो धर्म ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, प्राकृत भाषा के बाद जी ध्यान रखना आप लोग को, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। ठीक है, अपभ्रंश के बाद आप लोग को ध्यान रखना है अर्धमागधी। ठीक है, अपभ्रंश के बाद अर्धमागधी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के बाद अर्धमागधी भाषा का विकास हुआ। उसके बाद पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। उसके बाद अंत में हमारा छत्तीसगढ़ी का। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अर्धमागधी के बाद पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और अंत में हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, ये तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, संस्कृत के लौकिक रूप से पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी के बाद पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के बाद छत्तीसगढ़ी। देखिए कौन सा ऑप्शन में ये है ऑप्शन सी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में देखिए, बी संस्कृत के लौकिक रूप से देखो पाली भाषा का विकास हुआ, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ, उसके बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है, उसके बाद अर्धमागधी भाषा का विकास, उसके बाद पूर्वी हिंदी, देन उसके बाद छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के लौकिक रूप से पाली भाषा, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा के बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी के बाद पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के
बाद फाइनली हमारा छत्तीसगढ़ी। और इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि 28 नवंबर सन 2007 को छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलो हमारा दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। होपफुली सभी को समझ आ गया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस तिथि को किया गया था? वही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किस तिथि को किया गया था? तिथि पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए ए 1595, बी 1594, सी है 1494 और डी है 1495। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग को ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1494। ठीक है, 1494 में खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़ रियासत के, खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़ रियासत के राजा हुए जिसका नाम था लक्ष्मी निधि। ठीक है, लक्ष्मी निधि। इसके चारण कवि हुए, ठीक है, इस राजा के चारण कवि जिनका नाम क्या था? दलराम राव। जिनका क्या नाम था जी? दलराम राव। ठीक है, जिनका नाम था दलराम राव। इसी दलराम राव ने अपनी रचना में कब? 1494 में, ठीक है, इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस तिथि को किया गया था? तो 1494 में खैरागढ़ रियासत के एक राजा हुए लक्ष्मी निधि, उसके चारण कवि कौन थे? तो दलराम राव। दलराम राव ने अपनी रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्द का। देखिए उसने क्या लिखा था अपनी रचना में कि लक्ष्मी निधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे। ठीक है, सुनो चित्त दे, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही। ठीक है, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही। ठीक है, ऐसा लिखा था उसने अपनी रचना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग मिला है इसकी रचना में। ठीक है, कब मिला है? तो 1494 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी 1494। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण सर्वप्रथम किसने लिखा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण सर्वप्रथम किसने लिखा है? ऑप्शन दिया गया है कौन कौन सा? ए दलराम राव, ठीक है, ए दलराम राव, बी है गोपाल मिश्र, सी है बेलगर और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या पूछा गया कि छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण सर्वप्रथम किसने लिखा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण लिखा गया था हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा। ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण लिखा गया था हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा, 1890 में लिखा गया। इसीलिए हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पाणिनि। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो इसकी रचना क्या है? तो छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण। और आपको कुछ और विशेष है छत्तीसगढ़ से संबंधित जो पुस्तक है उसको भी याद रखना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। ठीक है, शास्त्रीय अध्ययन, इसको किसने लिखा था? ध्यान रखिएगा, शंकर शेष। पूछा गया क्वेश्चन है, में से पूछा गया है, शंकर शेष। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी भाषा का, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। ठीक है, उद्विकास, इसको किसने लिखा है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, जो हमारा राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, इसको इसी डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश एवं बोली, ठीक है, ये इसको लिखा है क्रांति कुमार ने। किसने लिखा है जी? क्रांति कुमार ने। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण इसको किसने लिखा है? तो हीरालाल काव्योपाध्याय, जिसे छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन शंकरनाथ शेष ने। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ी भाषा को उद्विकास है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, तो इन सभी बुक को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण लिखा था किसने? हीरालाल काव्योपाध्याय ने। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, चौथा क्वेश्चन में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने किस तिथि को छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? अभी जस्ट आप लोग को बताया था कि राजभाषा क्या होता है? राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कार्यों में किया जाता है, क्या कहलाता है? राजभाषा कहलाता है। ठीक है, या राज के कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ी मतलब छत्तीसगढ़ राज्य ने किस तिथि को छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? ऑप्शन दिए गए, ए 28 नवंबर 2008, बी 27 नवंबर 2007, सी 28 नवंबर 2007 और डी है 1 नवंबर 2000।
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नवंबर सन 2007, ठीक है। 28 नवंबर सन 2007 को छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। और राजभाषा के विकास के लिए इसके जस्ट एक साल बाद राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया था अगस्त 2008 में, ठीक है। अगस्त 2008 में राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा के विकास के लिए अगस्त 2008 में जस्ट इसके एक साल बाद क्या किया गया था, राजभाषा आयोग का, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 28 नवंबर सन 2007, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पांचवा, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए। देखो पत्र पत्रिका से भी बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका के संपादक थे ए माधवराव सप्रे, बी सुंदरलाल शर्मा और सी है पंडित रविशंकर शुक्ल और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर से पढ़ ले रहा हूँ, ए माधवराव सप्रे, बी सुंदरलाल शर्मा, सी पंडित रविशंकर शुक्ल और डी इनमें से कोई नहीं पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। पदुमलाल, याद रखना है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। यही कौन थे, तो यही सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के क्या थे, संपादक थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ और आपको कुछ महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है, और उसके जो संपादक है उसको याद रखना है। जैसे कि कुछ डेट आपको याद रखना है, 1900, ठीक है, फिर 1908, फिर 1907, तीनों डेट हो गया। देखो 1900 और 1908, 1900 में कौन सा पत्रिका का विमोचन किया गया था, याद रखना, छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र। इसके संपादक हुए थे माधवराव सप्रे, ठीक है, माधवराव सप्रे, याद रखना, माधवराव सप्रे, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ पत्रकारिता का जनक माना जाता है। और 1908 में हिंद केसरी, हिंद केसरी, इसके भी संपादक कौन हुए, तो माधवराव सप्रे, ठीक है। इन दोनों के संपादक कौन हुए, तो माधवराव सप्रे। 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 1908 को हिंद केसरी, इसको भी माधवराव सप्रे के द्वारा क्या किया गया था, संपादित किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1907, ठीक है, 1907 में किया गया था यही कौन सा, सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती पत्रिका। इसके जो संपादक कौन हुए, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, इसको भी याद रखना है जी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। 1907 में किया था इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन, ठीक है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन क्या, देखो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन दिए गए, ए रामदयाल तिवारी, बी रामगोपाल तिवारी और सी पंडित सुंदरलाल शर्मा और डी केयूर भूषण, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा रचना पूछा जा रहा है, गांधी मीमांसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदयाल तिवारी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, रामदयाल तिवारी। इसी रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर के नाम से भी जानते हैं किसको, रामदयाल तिवारी को। किसको, रामदयाल तिवारी को, याद रखना है, रामदयाल तिवारी को, ठीक है। और इसी रामदयाल तिवारी ने किसकी रचना किया, तो गांधी मीमांसा, ठीक है, गांधी मीमांसा नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किया है इसी रामदयाल तिवारी जी ने, ठीक है। और आपको याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसकी रचना क्या है, आप लोग को पता होगा, प्रथम खंड काव्यकार है, जैसे कि दान लीला, ठीक है, इसको भी याद रखना है। प्रथम खंड काव्यकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिस छत्तीसगढ़ गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दान लीला हो जाएगा, ठीक है। सुदामा चरित्र हो जाएगा, इसकी रचना का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदामा चरित्र, ठीक है। ध्रुव चरित्र हो जाएगा, ठीक है, ध्रुव चरित्र, ये सब किसकी रचना है, तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है, ठीक है। ध्रुव चरित्र, दान लीला, सुदामा चरित्र, ठीक है, ध्यान रखना है। और वैसे ही केयूर भूषण, केयूर भूषण का आप लोग को याद रखना है, केयूर भूषण का याद रखना है आपको, फुटहा करम, ठीक है, फुटहा करम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, फुटहा करम किसकी रचना है, तो केयूर भूषण की रचना है, ठीक है। और आप लोग को याद रखना है राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा, राड़ी ब्राह्मण
की दुर्दशा। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है केयूर भूषण। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी रामदयाल तिवारी। और इसको भी ध्यान रखना है कि रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा का दान लीला, सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र हो जाएगा, केयूर भूषण का फुटहा करम और राड़ी ब्राह्मण की दुर्दशा। आपको इसके इन रचनाओं को भी याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनकी रचना सुमेलित है? क्या पूछा जा रहा है? सुमेलित है पूछा जा रहा है। ठीक है, सुमेलित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनकी रचना सुमेलित है। ठीक है, इधर क्या है? साहित्यकार है, इधर क्या है? इनकी रचना है। ठीक है, देखो इधर साहित्यकार के नाम दिया गया है और इधर क्या है? रचना है। तो हमको बताना है, ठीक है, हमको बताना कि कौन सा पेयर है वो सुमेलित है। ठीक है, देखो मुकुटधर पांडे हीरू की कहनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सरासर गलत है, क्योंकि मुकुटधर पांडे जिसे छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, उसके प्रमुख जो रचना है वो है कुर्री के प्रति। क्या है? कुर्री के प्रति। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा। इसका प्रमुख रचना क्या है? कुर्री के प्रति। ठीक है, कुर्री के प्रति। और याद रखना है ये पूजा के फूल। ठीक है, पूजा के फूल मुकुटधर, इसका किसका? मुकुटधर पांडे का। और याद रखना आप लोग को, ठीक है, कुर्री के प्रति पूजा के फूल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी मुकुटधर पांडे जी ने जो मेघदूत, जिसकी रचना किसने किया था? कालिदास जी ने, जिसका छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया। ठीक है, तो दिया गया है मुकुटधर पांडे हीरू की कहनी, जबकि हीरू की कहनी किसकी रचना है? तो ये बंसीधर पांडे की रचना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। और ध्यान रखना है मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ की क्या है? छायावादी प्रवर्तक कवि है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि कौन हुए? तो मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचना कौन कौन सी है? तो कुर्री के प्रति, पूजा के फूल और मेघदूत। मेघदूत का छत्तीसगढ़ में अनुवाद। ठीक है, याद रखना मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद। और ये भी याद रखिएगा, यही जो मुकुटधर पांडे जी से छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो इन सभी फैक्ट को मुकुटधर पांडे के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, ये लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ी दान लीला। अभी हम लोग देखें छत्तीसगढ़ी दान लीला, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता तो सुंदरलाल शर्मा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे ये छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है। ध्यान रखिए, तीनों भाई को स्पेशली याद रखना है। ठीक है, तीनों भाई को स्पेशली याद रखना है। मुकुटधर पांडे जो छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक कवि, उसकी रचना कौन कौन सा है? कुर्री के प्रति, पूजा के फूल, और इन्होंने ही मेघदूत का छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया। ध्यान रखिएगा, प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे ये छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है। क्या है? ध्यान रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है और इसके प्रथम नाटक का नाम है, याद रखना, कलिकाल। ठीक है, क्या है? कलिकाल, याद रखिएगा। और इसमें पेयर में क्या दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी दान लीला, जबकि छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचयिता कौन है? तो सुंदरलाल शर्मा। तो बी पेयर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी देखते हैं बंसीधर पांडे कुर्री के प्रति। अभी हम लोग देखें कुर्री के प्रति, तो किसकी रचना? मुकुटधर पांडे की रचना है। तो यहाँ पास बंसीधर पांडे कुर्री के प्रति दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना है आप लोग को कि बंसीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है। ठीक है, प्रथम कहानीकार है, याद रखिएगा। ठीक है, मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी प्रवर्तक कवि। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार। ठीक है, ये देखिए लिखा हूँ। और बंसीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार। ठीक है, तीनों को याद रखना है। और इसके प्रथम कहानी का क्या नाम है? तो हीरू के कहनी। ठीक है, हीरू के कहनी, प्रथम कहानी का नाम है हीरू के कहनी। इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी साहित्य छत्तीसगढ़ी साहित्यकार है उसकी रचना सुमेलित है? तो कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और इसको स्पेशली ध्यान देना है कि मुकुटधर पांडे की रचना कौन कौन सा है? तो कुर्री के प्रति, पूजा के फूल, और इन्होंने ही क्या किया था? मेघदूत का छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया था। दूसरा लोचन प्रसाद पांडे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या है? नाटककार। इसके नाटक का नाम है कलिकाल, ध्यान रखना है। और बंसीधर पांडे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है, इसके प्रथम कहानी का नाम है हीरू के कहनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन क्या देखिए, सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास का जन्म हुआ था। ठीक है, सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास का जन्म हुआ था। ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन सा ऑप्शन? ए 18 दिसंबर 1756, बी 18 दिसंबर 1757, सी 18 दिसंबर 1755 और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 1756। ठीक है, 18 दिसंबर 1756 को सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके पिताजी, यहाँ से भी क्वेश्चन था, इसके पिताजी का नाम क्या था? महंगू दास। ठीक है, महंगू दास था इसके पिताजी का नाम। इसके माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था अमरावतीन बाई। क्या था जी? अमरावतीन बाई। ठीक है, अमरावतीन बाई, ध्यान रखिएगा। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो
सुफरा देवी, ठीक है, याद रखना है जी, सुफरा देवी, इसकी पत्नी का नाम था सुफरा देवी, ठीक है, ये चीज़। और इसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो सोना खान के जंगल में, सोना खान के जंगल में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सोना खान के जंगल में औरा धौरा वृक्ष के नीचे, ठीक है, याद रखिएगा, औरा धौरा, ठीक है, औरा धौरा वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। तो सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756, ठीक है, याद रखिए। इसी कारण हम लोग प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को घासीदास जयंती के रूप में मनाते हैं, और इस घासीदास जयंती में मुख्यतः पंथी नृत्य किया जाता है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 18 दिसंबर 1756। चलिए, अब उसके बाद चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या, देखो, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है, ठीक है। इससे पहले वाले में जनजाति संबंधित एक और MCQs बनाया था 20 क्वेश्चन का, उस पर इसको अच्छे से समझाया था आप लोग को बोली के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? ए बस्तर, बी सरगुजा, सी राजनांदगांव और डी बिलासपुर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बस्तर, ठीक है, बस्तर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोली क्या होता है? बोली भाषा के प्राथमिक इकाई होता है, ठीक है। बोली सामान्य बोलचाल की भाषा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बोली का जो क्षेत्र होता है सीमित एवं लघु होता है, ठीक है। जैसे बोली अपना विस्तार करता है भाषा में बदल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये बोली मैंने आप लोग को लास्ट MCQ वाले सीरीज में फिर से बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये तो यहाँ जसपुर में सदरी बोली बोला जाता है, जसपुर अंचल, ठीक है, याद रखिएगा, जसपुर अंचल में सदरी बोली का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ सुकमा अंचल में दोरली बोली का प्रयोग किया जाता है, दोरली बोली का सुकमा में, ठीक है, याद रखिएगा, सुकमा में दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद सरगुजा अंचल की प्रमुख जनजाति है उराव जनजाति है, तो उराव जनजाति के लोग कुडुक बोली का प्रयोग करते हैं, किस बोली का? कुडुक बोली का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महासमुंद से रायगढ़, ठीक है, ये वाले बेल्ट पे कौन जनजाति के लोग रहते हैं जो लोग कुई बोली का प्रयोग करते हैं? कौन सा बोली का प्रयोग करते हैं? कुई बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ बस्तर, ठीक है, बस्तर में क्या हो जाएगा? बस्तर में हल्बी बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हल्बी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा भतरी, पड़जी, गोंडी, हल्बी, भतरी, पड़जी, गोंडी, ठीक है, इन सभी बोली का प्रयोग बस्तर अंचल में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोला जाता है? तो किसमें, कहाँ? तो बस्तर अंचल में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बस्तर, याद रखिएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बस्तर अंचल के संपर्क बोली क्या है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा हल्बी बोली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन क्या है? देखो, छत्तीसगढ़ में प्रथम फिल्म के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम फिल्म के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है मोर छैया भुइया, घर द्वार, कहीं देवी संदेश और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि छत्तीसगढ़ में प्रथम फिल्म के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहीं देवी संदेश। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कहीं देवी संदेश, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, कई बार इसके निर्माता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कहीं देवी संदेश इसके निर्माता कौन हुए? तो मनु नायक, ठीक है, मनु नायक इनके क्या है? निर्माता, ठीक है, इनके निर्माता कौन है? तो मनु नायक। और दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म, ठीक है, क्या पूछा गया? छत्तीसगढ़ प्रथम फिल्म क्या हो जाएगा? कहीं देवे संदेश। और दूसरा फिल्म अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाता है घर द्वार। ये क्या है? दूसरा फिल्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके निर्माता कौन हुए? तो इसके निर्माता हुए निर्जन तिवारी। कौन? निर्जन तिवारी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम रंगीन फिल्म है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम रंगीन फिल्म अगर ऐसा पूछता तो उसका आंसर हो जाता मोर छैया भुइया, ठीक है, उसका आंसर क्या होता? मोर छैया भुइया। और इसके निर्माता कौन है? तो सतीश जैन। तीनों के निर्माता को आपको याद रखना है, इसके निर्माता कौन है? तो सतीश जैन, ठीक है। मोर छैया भुइया जो मूवी है इसके निर्माता कौन है? तो सतीश जैन। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम रंगीन फिल्म है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ में प्रथम फिल्म के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कहीं देवी संदेश। इसके निर्माता कौन है? तो मनु नायक। अगर दूसरा पूछेगा तो घर द्वार, इसके निर्माता कौन है? तो निर्जन तिवारी। अगर ऐसा पूछेगा कि प्रथम रंगीन छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? तो मोर छैया भुइया और इसके निर्माता है सतीश जैन। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 11वां क्वेश्चन। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है? देखो, छत्तीसगढ़ी में कितने स्वर है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी में कितने स्वर हैं? ठीक है, ये स्वर के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए A 11, B 10, C 9 और D 8,
ठीक है। स्वर क्या होता है, तो स्वर स्वतंत्र होता है। कहने का तात्पर्य स्वर वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता है। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अगर हम लोग संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी में कितने स्वर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8D, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरेंद्र वर्मा जी के आधार पर छत्तीसगढ़ी में 8 स्वर है, ठीक है। ये अब 8 स्वर कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, आ, ठीक है, उसके बाद ई, फिर बड़ा ई, उसके बाद ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ए और ओ, ठीक है। ये 8 क्या है, स्वर है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में ह्रस्व स्वर कितने हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वर जिनकी केवल एक मात्राएं होती है तथा जिनका उच्चारण करते समय अत्यंत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ी में ह्रस्व स्वर की संख्या कितना है, तो 3 है। कितना है, 3 है। कौन कौन सा, अ, ठीक है, और छोटा ई और छोटा ऊ, याद रखना है जी, अ, छोटा ई और छोटा ऊ, ये 3 ह्रस्व स्वर है, ठीक है। और दीर्घ स्वर कितना हो जाएगा, दीर्घ स्वर अब जो जितना बचा है, कितना बचा, 5 बचा, तो दीर्घ स्वर की संख्या 5 है। कौन कौन सा, बड़ा अ हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वर जिनकी एक से अधिक मात्राएं होती हैं तथा जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में टोटल स्वरों की संख्या 8 है, ठीक है, जिसमें से 3 क्या है, ह्रस्व स्वर है और 5 क्या है, दीर्घ स्वर है। और इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है, ठीक है। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, देखिए छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में झ का उच्चारण स्थान है, ठीक है। क्या पूछा गया है जी, छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में झ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन दे गए दंत्य, बी तालव्य, सी ओष्ठ्य और डी मूर्धन्य, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोग को, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग है, देखो क वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और च वर्ग हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ट वर्ग हो जाएगा, उसके बाद त वर्ग हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा, याद रखना है, प वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना आपको 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। क वर्ग के सभी वर्णों को क्या कहा जाता है, कंठव्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है। च वर्ग के सभी वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ट वर्ग के सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। त वर्ग के सभी वर्णों को दंतव्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है। और वैसे ही प वर्ग के सभी वर्णों को ओष्ठव्य वर्ण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओष्ठव्य वर्ण कहा जाता है। देखो इसको कंठव्य वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मैं क वर्ग का उच्चारण करूंगा, क वर्ग के सभी वर्णों को उच्चारण करूंगा, मेरा गला क्रियाशील रहेगा, इसलिए इसको कंठव्य बोलते हैं। इसको तालव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मैं च वर्ग का उच्चारण करूंगा तो मेरा तालु क्रियाशील रहेगा। ट वर्ग के सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है क्योंकि जब ट वर्ग के सभी वर्णों को उच्चारण करूंगा तो मेरा मूर्धा क्रियाशील रहेगा, ठीक है। त वर्ग के सभी वर्णों को दंत में बोला जाता है क्योंकि जब त वर्ग के सभी वर्णों को उच्चारण करूंगा तो मेरा दांत क्रियाशील रहेगा। वैसे ही प वर्ग के सभी वर्णों को ओष्ठव्य कहा जाता है क्योंकि जब मैं प वर्ग के वर्णों का उच्चारण करूंगा तो मेरा ओठ है वो क्रियाशील रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि झ का उच्चारण स्थान है, देखो झ कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है, देखो च, ठीक है, छ, ठीक है, च, छ, ज, झ, ठीक है, ये आता है झ। तो झ कौन से वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है, किस में आता है, च वर्ग में, ठीक है। तो इसी को पूछा गया कि झ का उच्चारण स्थान कहाँ है। ऑप्शन दिए गए दंत्य, तालव्य, ओष्ठ्य और मूर्धन्य, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालव्य, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि झ है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तो च वर्ग के अंतर्गत आता है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तालव्य, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है, देखो छत्तीसगढ़ी में ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन दिया गया है सर, उसके बाद ह और उसके बाद फिर श, डी, ए व बी दोनों, ठीक है। पहले देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो वे व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा ऊष्मा बाहर आता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। और इसी ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा भी पूछ सकता था कि छत्तीसगढ़ में संघर्षी व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। तो ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और क्या होता है, ऐसा व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा ऊष्मा बाहर आता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ जी, हिंदी में बात करूँ तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सा है, श, ठीक है, श और ह, सालक्षर, षटकोण, स्रोतक्षर और हलाई खा, ठीक है। हिंदी में ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, लेकिन पूछा गया छत्तीसगढ़ी में, तो छत्तीसगढ़ी में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है, तो 2 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में ऊष्म व्यंजन की संख्या 2 है। कौन कौन सा हो जाएगा, श और ह, ठीक है। ये स और ह
छत्तीसगढ़ी में उष्ण व्यंजन है, ठीक है। ये जो सालक स और षटकोण के श है वो छत्तीसगढ़ी में क्या हो गया है, विलुप्त हो गया। क्या हो गया जी, विलुप्त हो गया है, ठीक है। तो अब ऑप्शन क्या है, स ह श ए व बी दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। तो छत्तीसगढ़ में स और ह ये केवल दो ही क्या है, उष्ण व्यंजन है, ध्यान रखना है आप लोग को। अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो हिंदी में उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, 14 नंबर पे। निम्न में दिशाओं एवं उनका इस छत्तीसगढ़ी नामकरण सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। दिशा और एक तरफ छत्तीसगढ़ी नाम, उत्तर को रक्सौल बोला जाता है ऐसा बताया जा रहा है, बी पूर्व को उत्ती, सी पश्चिम को बुड़ती और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देख लेते हैं सभी दिशाओं को, देखते हैं ये क्या है, उत्तर, ठीक है, ये दक्षिण, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पूर्व और ये क्या हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, पूर्व पश्चिम। छत्तीसगढ़ी में उत्तर दिशा क्या बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंडार, याद रखना आप लोग को, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं, रक्सहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्सहू बोलते हैं। वैसे पूर्व दिशा क्या बोलते हैं, उत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उत्ती बोलते हैं। और पश्चिम दिशा क्या बोलते हैं, बुड़ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुड़ती, ठीक है। तो भंडार, रक्सहू, उत्ती और बुड़ती, ठीक है, भंडार, रक्सहू, उत्ती और बुड़ती। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उनका छत्तीसगढ़ी नामकरण सुमेलित नहीं है। निम्न दिशा में उनका छत्तीसगढ़ी नामकरण सुमेलित नहीं है। तो उत्तर को तो भंडार बोलते हैं यहाँ, लेकिन रक्सहू लिखा गया, तो ए हो जाएगा। पूर्व को उत्ती बोलते हैं, करेक्ट है। पश्चिम को बुड़ती बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। ये चीज पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक। चलो उसके बाद चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन क्या, देखो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा ऑप्शन दिया गया आप लोग के पास, मया, लइका, मुसवा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मया, लइका, मुसवा, इनमें से कोई नहीं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव, ठीक है। गुण हो जाएगा, ठीक है, दोष हो जाएगा, ठीक है, धर्म हो जाएगा, दशा, भाव, गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव आदि का, ठीक है, वर्णन करता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। ये चीज ऑप्शन दिया गया, ए मया, बी लइका, सी मुसवा और डी इनमें से कोई नहीं। देखो लइका क्या हो जाएगा, लइका हो जाएगा जी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। मुसवा क्या हो जाएगा, मुसवा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये जो मया है, मया जिसे हिंदी में प्रेम कहा जाता है, मया जिसे हिंदी में प्रेम कहा जाता है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मया में क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है जिसे हिंदी में प्रेम कहा जाता है। बाकी लइका है, इस पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और मुसवा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरे जाति का बोध होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मया, ठीक है, जिसे हिंदी में प्रेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन क्या, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ए दिया गया भैंसा, बी तरिया और सी सरसों और डी टूरा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है भैंसा, तरिया, सरसों और टूरा, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अभी जैसे बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ठीक है। इसमें तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, भैंसा, ये तरिया, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, टूरा भी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसो, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो उसका आंसर रहेगा सी, संसो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या, देखो इनमें से निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन दिया गया है, ए सवांगी, बी काकर, सी ओकर और डी कोई नहीं, ठीक है। डी क्या है, कोई नहीं। क्या पूछा गया है, निजवाचक सर्वनाम पूछा गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है संज्ञा और सर्वनाम की संख्या पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, ठीक है। संज्ञा कौन कौन सा 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम भी 6 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो क्वेश्चन पूछा गया इनमें से निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। ए सवांगी, बी काकर, सी ओकर और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवांगी, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम जब देखो, जब लेखक है जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसी को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हिंदी में देखें तो स्वयं हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, ठीक है, स्वतः हो जाएगा, ठीक है, खुद हो जाएगा और आप हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में निजवाचक सर्वनाम के वाचक शब्द कौन कौन से, तो स्वयं, स्वतः, खुद और आप। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ी में बात करें, छत्तीसगढ़ी में तो क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीएम, ठीक है, सीएम हो जाएगा। सवांगे हो जाएगा, याद रखना सवांगे, और याद रखना आप लोग को अपन, ठीक है। इन तीनों को याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ी में क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो कोई यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवांगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है तो नाम से समझ आ रहा है, प्रश्नवाचक अर्थात जिन शब्द से प्रश्न करने का बोध होता है, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है उसको। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन दिया गया कतका, काबर, कोन्हो, काकर, ठीक है। तो इसमें से देखो कतका ये तो है, काबर भी है, काखर भी है, लेकिन कोन्हो, कोन्हो जो शब्द है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो कोन्हो शब्द है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो छत्तीसगढ़ी में कुछू, ठीक है, कुछू हो जाएगा, ठीक है, कोन्हो हो जाएगा, ये शब्द क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कोई और कुछ आ जाएगा, ठीक है, कोई और कुछ, हिंदी में कोई और कुछ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ी में देखें तो कुछ और कोन्हो, ये क्या है, कौन सा सर्वनाम है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये कोन्हो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 19वां क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या देखो, बछवा का स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। लिंग दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बछवा का स्त्रीलिंग है बछरू, बछिया, बाहु और बाछी, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बछिया, क्या हो जाएगा, बछिया, ठीक है। देखो गाय के जो बेटे होते हैं, ठीक है, गाय के बेटे को क्या कहा जाता है, बछुआ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बछुआ, ठीक है। गाय के बेटे को क्या बोलते हैं, बछुआ बोलते हैं, ये याद रखना है, सॉरी ऐसे लिख रहा हूँ इसको, बछवा, ठीक है, बछवा बोला जाता है। और गाय की जो बेटी होती है, ठीक है, बेटी, इनको क्या बोला जाता है, बछिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बछिया। तो यही पूछा गया है कि बछवा का स्त्रीलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बछिया, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ही भैंस के जो उसका पुत्र है या उसका बेटा है, उसको क्या बोलते हैं, पड़वा बोलते हैं, और इसके बेटी को पड़िया बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बछिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, राम हा रावल्ला मारिस में कौन सा क्रिया है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, राम हा रावल्ला मारिस, ठीक है, में कौन सा क्रिया है, राम हा रावल्ला मारिस में कौन सा क्रिया है। क्रिया क्या होता है, तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना बताया जाए, क्रिया कहलाता है, ठीक है। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, अकर्मक और सकर्मक। तो इसी को पूछा गया कि इसमें कौन सा क्रिया, ये जो कथन दिया गया है इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दोनों, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो नाम पहले देखते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होता है। सकर्मक नाम से समझ आ रहा है, तो वह क्रिया जिसमें साथ में कर्म होता है, ठीक है, वह क्रिया जिसमें साथ में कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाता है। और अकर्मक अर्थात वह क्रिया जिसमें साथ में कर्म नहीं होता है, ठीक है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो राम हा रावल्ला मारिस, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो राम हा रावल्ला, ठीक है, रावल्ला मारिस, ये। अब देखो इसमें क्रिया क्या हो रहा है, इसमें क्रिया क्या है, मारना, मारना क्या है जी, क्रिया है, ठीक है, मारना क्या है, क्रिया है, समझ आ गया। और कर्ता क्या है, देखो कर्ता क्या है, इसमें राम है, कर्ता क्या है, राम है, ठीक है। तो यहाँ मारने की क्रिया हो रहा है, लेकिन किसको मारा जा रहा है, किसको मारा जा रहा है, तो रावण को मारा जा रहा है। किसको मारा जा रहा है, रावण को। तो रावण क्या हो जाएगा, यहाँ पास कर्म हो जाएगा, रावण क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। सकर्मक क्या होता है, तो वह क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित होता है सकर्मक क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये जो वाक्य दिया गया है इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आपको उसको पहचानने के लिए एक और तरीका आप अपना सकते हो, ठीक है। क्या करोगे, आपको क्रिया कर्ता को कर्ता से हटाना है, ठीक है, और क्रिया को क्रिया से हटाना है। अगर आपके पास अगर कर्म बच रहा है तो मतलब समझ जाए कि वो कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। जैसे देखते हैं इसमें कर्ता क्या है, राम है ना, और मारना ये क्या है, क्रिया है। तो मैं क्या बोला हूँ, कर्ता को कर्ता से हटाना है, मतलब राम को कर्ता से हटा दो, ठीक है। और मारना ये क्या है, क्रिया, तो इसको क्रिया को क्रिया से हटा दो। अब क्या बचा, रावण बचा। रावण क्या है, कर्म है। तो जिसमें अगर कर्म बच जा रहा है वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिया है राम रावल्ला मारिस में कौन सा क्रिया है, तो इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो इस प्रकार आज हम लोग देखें छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।